टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में हिंदुस्तान की मर्दों और खवातीन की टीमों के शानदार मुजाहरे के बाद हॉकी के शायकीन के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम तब्दील करते हुए इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड रखने का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम से रखने के लिए कई लोगों ने तजवीज़ रवाना की थी, जिसका इस्तकबाल करते हुए उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न का नाम तब्दील कर दिया है। हमारे नुमाइंदे अनूप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम तब्दील करने का ऐलान वज़ीर-ए-आज़म ने कर दिया है, क्या वजह है इसकी? क्योंकि जिस तरह से ट्वीट में कहा गया है कि कई तजवीज़ें वज़ीर-ए-आज़म को मिली थी इस हवाले से। देखिए, आपको बता दूं कि मौका देश के लिए बहुत ही शानदार था और जिस तरीके से हमने देखा कि भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में प्रदर्शन किया है, उसी को देखते हुए भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की ट्वीट के जरिए कि जो खेल रत्न अवार्ड है अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। देखिए, अपने आप में उन्होंने ट्वीट में इस बात का भी जिक्र किया कि देश के लोगों से लगातार इस बात की अपील की जा रही थी कि खेल रत्न का अवार्ड का नाम जो है वो मेजर ध्यानचंद के नाम से पे किया जाए। लेकिन देखिए, इसके दूसरे मायने भी है, क्योंकि ये जो खेल रत्न अवार्ड है पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था। तो ऐसे में कह सकते हैं कि इसके पीछे देखिए आगे राजनीति भी हो सकती है। जिस तरीके से राजीव गांधी कांग्रेस के बड़े नेता थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे और उनके नाम से एक खेल रत्न अवार्ड को जाना जाता था और उसके इस नाम को चेंज किया गया, परिवर्तन किया गया, तो जाहिर सी बात है आगे राजनीति जरूर होगी। लेकिन राजनीति से परे जिस तरीके से भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में उनका प्रदर्शन रहा है, एक तरह से उनके सम्मान में भारत सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। जी बिल्कुल। और वहीं कांग्रेस का क्या कुछ रिएक्शन आया है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, चूंकि अभी फैसला हुए बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, अभी आधे घंटे पहले ही फैसला हुआ है, इसलिए आधिकारिक रूप से कांग्रेस इस बारे में क्या सोचती है, क्योंकि देखिए मेजर ध्यानचंद का कद बहुत बड़ा है हॉकी के लिए, एक आइकॉन के तौर पर है। अगर भारत सरकार ने यह फैसला लिया है तो फिर कांग्रेस के लिए जरूर असमंजस की स्थिति होगी कि एक तरफ राजीव गांधी का नाम है, दूसरी तरफ मेजर ध्यानचंद का नाम है। तो ऐसे में अगर विरोध के लिए अगर विरोध किया जाता है, सिर्फ राजीव गांधी के नाम को लेकर के विरोध किया जाता है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं एक रिस्क जरूर कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। दूसरी बात, पंजाब में आने वाले वक्त में चुनाव है, तो उसको देखते हुए भी कांग्रेस की प्रतिक्रिया का जरूर इंतजार होगा कि वो किस तरह से विरोध, क्योंकि देखिए पंजाब में हॉकी जो है वो काफी फेमस है और मेजर ध्यानचंद का अपना कद है, पंजाब में भी उनका बहुत बड़ा कद है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस इसका विरोध करती है तो ये वाकई बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो अब इंतजार करना होगा इनके आधिकारिक रिएक्शन का। जी बिल्कुल अनूप, बेहद शुक्रिया आपका। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों 9 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। पीर को 11 बजे से फिर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई शुरू होगी। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के दौरान अब तक हंगामा ही देखने को मिला है। ऑपोजिशन और सरकार दोनों ही बहम दस्ते गिरेबान नजर आए और एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां करते दिखे। एक तरफ जहां ऑपोजिशन पेगासस जासूसी मामले, ज़रिए क़वानीन, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर सरकार को घेर रही है, वहीं सरकार सभी चीजों के लिए कांग्रेस और दीगर ऑपोजिशन जमातों को जिम्मेदार ठहरा रही है। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने ऑपोजिशन पर निशाना साधा और कहा कि ऑपोजिशन सिर्फ भ्रम का भूत पैदा कर रही है, जिसकी कोई हकीकत नहीं है और ना ही उनके पास कोई सबूत है। फिर भी जासूसी का भभूत लगा करके भ्रम का भूत खड़ा करने की कोशिश है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और शर्तों के साथ शरारत और कुतर्कों के साथ शोर, ये इस समय चल रहा है। अब मैं जब ये कह रहा हूं शर्तों के साथ शरारत और कुतर्कों के साथ शोर, तो ये कहेंगे कि साहब किसान के मुद्दे पे डिबेट करो, डिस्कशन करो, लेकिन पहले जो है वो कृषि जो कानून पार्लियामेंट ने पास किया उसे खत्म करो, तब हम डिबेट और डिस्कशन के लिए तैयार हैं। तो इसको कहते हैं ना शर्तों के साथ शरारत और कुतर्कों के साथ शोर जो हो रहा है कि साहब ये हम जासूसी, तथाकथित जासूसी हो गई, तो भैया ना गवाह है ना तुम्हारे पास सबूत है, फिर भी जो है वो भ्रम का भूत खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो आप।
और जासूसी का भभूत लगा के भ्रम का भूत खड़ा कर रहे हो। एक चीज। दूसरी चीज है कि उसके साथ भी शर्त लगा रहे हैं कि हम उस पर भी तब तैयार होंगे जब हम जो स्क्रिप्ट लिख के देंगे सरकार उस स्क्रिप्ट को ही पढ़े, और कौन पढ़े वो भी वो तय कर रहे हैं। तो इसका एक ही सीधा सीधा मतलब निकलता है कि ये डिबेट में, डिस्कशन में इंटरेस्टेड नहीं है, डिस्ट्रक्शन में ही ज्यादा इनकी रुचि है। जंतर मंतर पर किसानों का एहतजाज जारी है। अव्वल दिन से किसान ज़रिए क़वानीन के मनसूखे का मुतालबा कर रहे हैं। आज राहुल गांधी के साथ अपोजिशन लीडरान भी थोड़ी देर में जंतर मंतर जाएंगे और किसानों के साथ एहतजाज में शामिल होंगे। वाज़ेह के अपोजिशन लीडरान बराबर किसानों का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाते रहे हैं। हमारे नुमाइंदे विनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, एक तरफ तो जहां पार्लियामेंट की कार्रवाई जो है 9 अगस्त तक के लिए मुलतवी हो गई है, दूसरी तरफ राहुल गांधी और दीगर जो अपोजिशन लीडरान है वो जंतर मंतर पर जा रहे हैं किसानों से मिलने के लिए, उनके प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए। जी विनीत, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो आपको बता दें कि लगातार जंतर मंतर पर किसानों का एहतजाज जारी है। किसान जो है लगातार अपने मुद्दे पर डटे हुए हैं कि ज़रिए क़वानीन को मनसूख किया जाए। विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, कब तक जो है राहुल गांधी और दीगर लीडरान जंतर मंतर पर पहुंचेंगे? जी मुनज़्ज़म, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी और जो अन्य नेता हैं वो जंतर मंतर पहुंच गए हैं। वो वहां पर जो किसान हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले हमने जब राहुल गांधी से भी बात की, साथ ही साथ जो अन्य विपक्षी पार्टी के नेता हैं उनसे भी हमने बात की। उनका साफ तौर पे कहना था कि वो चाहते हैं कि जो काले कानून है उन्हें वापस लिया जाए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर काले कानून को जब तक वापस नहीं लिया जाता तो अब फिर किस तरह की बात है। उन्होंने यह भी कहा, जब हमने सुरजेवाला जी से बात की या फिर अन्य नेताओं से बात की, चाहे वो मनीष तिवारी हो, अंबिका सोनी हो, उनका साफ तौर पे कहना है कि जब जैसे ही काले कानून को वापस ले लिया जाता है उसके बाद ही बात में चित होगी। तो निश्चित तौर पर विपक्षी पार्टियों ने अपने रुख को जो है वो में कड़े कर लिए हैं। साथ ही साथ जो किसान जो है वो पिछले कई दिनों से, कई महीनों से जो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, उनके समर्थन में जो है वो कांग्रेस के तमाम नेता जो है वो आ गए हैं और साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि जो काले कानून है, किसानों के जो काले कानून है उन्हें वापस किया जाए। जी, वही किसानों का क्या कुछ कहना है इस पर कि ओपोजिशन जो है शामिल हुई उनके एहतजाज में और साथ ही साथ पार्लियामेंट में भी ये मुद्दा लगातार उठाते रहे हैं? बात करें तो वो लगातार जंतर मंतर पर आते हैं और अपनी एक सभा करते हैं। वहां पर भी वो इन कानूनों को वापस लेने की लगातार मांग करते हैं। साफ तौर पर उनका यह कहना है कि इन किसान कानून को वापस लिया जाए। इसी की मांग को लेकर के वो लगातार यहाँ बैठे हुए हैं और उनका यह भी कहना है कि जब तक इस कानूनों को वापस नहीं लिया जाता वो जो है वो अपनी मांगों के समर्थन पर लगातार धरने पर बैठे रहेंगे। हमने देखा है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में, दिल्ली के बॉर्डर इलाकों में वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और इसके साथ ही साथ वो अन्य भी तरीके अपना रहे हैं। जैसा कि जब जब संसद चलता है, किसान के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर आते हैं, जंतर मंतर पर आते हैं, अपनी सभा लगाते हैं और साफ तौर पर जो ये कानून है, किसानों के कानून है, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो सरकार ने किसानों के लिए कानून बनाए हैं वो किसानों के विरोध में है और उसकी वापसी की मांग को लेकर के वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल विनीत, और साफ तौर पर ऑपोजिशन का ये मैसेज है कि न सिर्फ पेगासस मामले को वो घेर रही हैं सरकार को, बल्कि उनके लिए किसान का मुद्दा भी अहम है और जिस तरह से साइकिल मार्च भी किया था तो बेरोजगारी और महंगाई भी उनके लिए उतना ही अहम है और तमाम तर मुद्दों पर एक मैसेज अवाम को भी कि वो अवाम के मुद्दे भी उठा रहे हैं और उन मुद्दों को भी इक्वल इंपॉर्टेंस पेगासस के हवाले से दे रहे हैं और सरकार को इन मुद्दों पर घेर रहे हैं। बेहद शुक्रिया विनीत आपका। तो आपको बता दें कि जंतर मंतर पर राहुल गांधी और दीगर ओपोजिशन के लीडरान पहुंच चुके हैं। जंतर मंतर पर लगातार किसान जो है अपने मुद्दों को लेकर के डटे हुए हैं, एहतजाज किए हुए हैं और वहीं उनका साथ देने के लिए, उनके इस आंदोलन में बराबर शरीक होने के लिए राहुल गांधी और दीगर ओपोजिशन लीडरान भी पहुंच गए हैं। उनकी भी यही मांग है कि ज़रिए क़वानीन जो है किसानों के मुखालिफ है और ऐसे में इस कानून को मनसूख किया जाना चाहिए। और इस हवाले से लगातार पार्लियामेंट में भी हमने देखा कि हंगामा आराई होती रही, जिसकी वजह से मॉनसून सेशन में
आज भी पार्लियामेंट के बाहर पंजाब के अरकान पार्लियामान एहतजाज करते नजर आए। इन अरकान पार्लियामेंट ने ज़रिए क़वानीन के मनसूखे का मुतालबा दोहराया और कहा कि सरकार इस मसले पर संजीदा नहीं है, वरना अब तक उन्हें किसानों का दर्द दिख जाता। हम रोज प्रोटेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि सरकार सिंसियर नहीं है। किसान यहाँ साथ में बैठे हैं, दिल्ली की सरकार मिलने क्यों नहीं जाती उनको, उनकी बात क्यों नहीं सुनती। हर किसान बोल रहे हैं कि हमें बुलाएं, पर वो बात करने को तैयार नहीं है। ये कहते कुछ है, करते कुछ हैं। ये उनके काले कानून बनाए हैं, लोगों की, किसानों की भावनाओं के खिलाफ बनाए हैं। इसलिए लगातार हमारी श्रोमणी अकाली दल बीएसपी का एक ही एजेंडा है और हर रोज एक ही एजेंडा लेके हम आते हैं और पूरे पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हम एक ही एजेंडा रखते हैं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। चंद्रकांत पाटिल और राज ठाकरे के दरमियान जारी मीटिंग खत्म हो चुकी है। दोनों के दरमियान तकरीबन 50 मिनट तक बातचीत हुई। मुलाकात के बाद पाटिल ने कहा कि उनकी राज ठाकरे से नासिक में मुलाकात हुई थी और उन्होंने अपने घर पर चाय के लिए मदऊ किया था। उन्होंने कहा सियासी बातचीत जरूर हुई, लेकिन इत्तेहाद को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। हमारे नुमाइंदे वसीम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। वसीम, इस मुलाकात के हवाले से क्या कुछ तफसीलात फराहम हो रही है? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ आने की अब पूरी तरीके से चांसेस बन गए हैं, क्योंकि एक महीने में राज ठाकरे का बीजेपी के करीब इतना जाना और 2 बार मुलाकात चंद्रकांत पाटिल की हो चुकी है। इससे पहले नासिक में हुई थी मुलाकात। भले इस मुलाकात के बाद चंद्रकांत पाटिल ने ये कहा हो कि एक शुभकामना भेंट थी, मैं सिर्फ चाय पीने के लिए आए थे, लेकिन राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये भी संकेत दिए हैं कि राज ठाकरे की पार्टी मन से जो अब हिंदुत्व के मुद्दे पर खड़ी हो चुकी है और हिंदुत्व के मुद्दे पर ही आगे जाने वाली है। बीजेपी का एजेंडा हमेशा से रहा है, हिंदुत्व के मुद्दे पे वो हमेशा से लड़ती आई। एक ही मुद्दे पर जाकर अब भी इनकी बातों में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस नजर आते हैं, जिसे कम करने की कोशिश की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में हमने जिस तरह से देखा था, जब मनसे पार्टी बनी थी उस दौरान उन्होंने मराठी मुद्दों से लेकर उत्तर भारतीय का मुद्दा था, लगातार वो उसका विरोध करते रहे। उस पर लेकर कहीं ना कहीं अब भी बात अटकी हुई है। अब ये जो चर्चाओं का दौर चल रहा है, राज ठाकरे बताने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि उन्हें उत्तर भारतीयों से कोई परेशानी नहीं है। महज सिर्फ वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जो स्थानिक लोग हैं उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। अगर वो यूपी में होते और ये कहते कि मैं यहाँ का नेता हूं, तो उस दौरान भी ये कहते कि यहाँ के 80% लोगों को यह नौकरी मिलनी चाहिए। यही भूमिका वो महाराष्ट्र में भी रख रहे हैं। अपनी बातों को उन्होंने बाकायदा रखा है और बीजेपी ने भी उनके भाषणों की सीडी खास करके चंद्रकांत पाटिल ने मंगाई थी और उन्होंने इस पर देखा। तो आने वाले दिनों में शिवसेना को कहीं ना कहीं जो मराठी वोट है उस पर सेंध देने के लिए मन से कि राज ठाकरे खड़ी हुई है और राज ठाकरे के साथ नजदीकियां हो सकती है और कुछ दिनों में हो सकता है इससे लेकर आगे भी फैसला किया जाए। आखिरी फैसला उनके दिल्ली के जो नेतागण है वो करेंगे, लेकिन जो बड़ी महानगर पालिकाओं के चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव में एक नया फार्मूला बनाने की कोशिश जरूर यहाँ पे बीजेपी की होगी और ये देखने की कोशिश हुई इसका कितना फायदा मिलता है। अगर इसी तरह के फायदे उन्हें मिले, उसका कहीं ना कहीं असर दिखाई दिया, तो विधानसभा के जो चुनाव होंगे उस दौरान भी राज ठाकरे बीजेपी के साथ हो सकते हैं। फिलहाल ये 2 बैठक हुई है, आगे भी कई बैठकें हो सकती हैं। अभी कई और मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। चर्चा के बाद एक बात साफ जरूर होगी कि मन से अब एक बार फिर हिंदुत्व के मुद्दे पर महाराष्ट्र में अपनी राजनीति करने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल वसीम, और जहां पर बीजेपी की पहले कोशिशें ये थी कि शिवसेना के साथ जो है वापस से अपना पुराना बॉन्ड जो है उसको रिवाइव किया जाए, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं रही, तो क्या ये वजह है कि जो राज ठाकरे की तरफ झुकाव है इस वजह से हम इतना देख रहे हैं? देखिए, मन से एक मराठी मुद्दे को लेकर हमेशा से खड़ी रही। शिवसेना के पर्याय के तौर पे हमेशा राज ठाकरे को देखा गया है। अब जिस तरह से शिवसेना ने अपनी भूमिका साफ कर दी और लगातार दोनों के दिल में जिस तरह से खटास नजर आने लगी है और एक दूसरे को लेकर बयानबाजी चल रही है और पिछले कुछ दिनों में तो ये जो नौबत है काफी बढ़ चुकी है। तो बीजेपी भी अपना रास्ता कहीं ना कहीं तलाश रही है और कोशिश कर रही है कि कितना ज्यादा से ज्यादा जो मराठी वोटर्स है वो उनके पास आ सके, क्योंकि जो मराठी वोटर्स हैं वो सीधा शिवसेना की तरफ जाते हैं। तो ऐसे वक्त में उनपे सेंध लगाने की कोशिश यहाँ पे बीजेपी की तरफ से की जा रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर खास करके शिवसेना ने अपनी भूमिका साफ कर दी है। वो भले ही अकेले लड़ेगी लेकिन बीजेपी के साथ नहीं लड़ेगी। इस तरह के उनके नेताओं की अक्सर बयानबाजी साफ तौर पे नजर आती है और बाकायदा अकेले लड़ने की बात वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी करते रहते हैं। ऐसे वक्त में मन से
एक संजीवनी के तौर पे बीजेपी के लिए हो सकती है, क्योंकि ये जो मनसे की जो भूमिका रही है, खास करके राज ठाकरे की जो शैली रही है, हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर लगातार अभी वो अपने बयानबाजी हमेशा करते रहे, हिंदुत्व के मुद्दे पे खींचते रहे, उत्तर भारतीयों के मुद्दे पे अक्सर वो कहीं ना कहीं लाइमलाइट पर नजर आते रहे। तो ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, इसे लेकर किस तरह से, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका नुकसान भी हो सकता है। उत्तर यूपी में इलेक्शंस होने वाले, अगर ये राज ठाकरे के साथ जाते हैं, अगर उन्होंने अपनी भूमिका नहीं बदली तो इसका असर यूपी के चुनाव में भी बीजेपी को देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, शिवसेना का अल्टरनेटिव के तौर पर राज ठाकरे मनसे की जो पार्टी है उसको सामने लाने की बीजेपी की कोशिश। वसीम, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। सांबा जिले के राजपुरा इलाके में मुसद्दिका इतला मिलने पर फौज, एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बबर इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन के दौरान फौज को एक मुश्तबा पैकेट मिला जिसमें 2 पिस्तौल, 5 मैगजीन और 100 गोलियां बरामद हुई है। माना जा रहा है कि हथियारों की ड्रॉपिंग ड्रोन के जरिए की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं सांबा सेक्टर के बब्बर नाला में, गगवाल क्षेत्र का जो एरिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस को सांबा में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बताते चलें कि पिछले कुछ समय से जो ड्रोन की मूवमेंट को वो देखा जा रहा था, खासकर इसी एरिया में बार बार ड्रोन की मूवमेंट को देखा जा रहा है। और बताया जा रहा है बीती रात को भी इसी एरिया में ड्रोन की मूवमेंट को देखा गया और जिसके बाद एक संयुक्त जो जॉइंट ऑपरेशन जो है, सर्च ऑपरेशन, वो आर्मी और एसओजी और सीआरपीएफ तरफ की चलाया गया। और मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो इलाका है और लगातार यहाँ पे ड्रोन की मूवमेंट को देखा जा रहा है। और आज जो सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ में जो एक कामयाबी, बड़ी कामयाबी लगी है, मैं आपको उसमें बता दूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को 2 पिस्टल, 5 मैगजीन और 120 के करीब जो राउंड जो है, जो यहाँ से मिले हैं। और लगातार रात भर से जो सर्च ऑपरेशन वो सिक्योरिटी फोर्सेस का जा रहा था। अभी भी बीएसएफ के जो नौजवान हैं, जो बीएसएफ के जवान हैं, वो अभी जहाँ पे पहुँचे हैं और इलाके को खंगाला जा रहा है। और अभी भी इसी पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन है जो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाया जा रहा है। और आप बता दें कि जो एक मटेरियल जो इनको जहां से मिला है, आर्मी और पुलिस द्वारा उसको खंगाला गया, उसको देखा गया और अपने साथ यहां से लेके गया। और आपको ये बता दें कि पिछले कुछ समय से लगातार इनपुट सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल रही थी कि इसी इलाके में ड्रोन ड्रॉपिंग हो सकती है। न्यूज़ 18, श्याम सुंदर, इंटरनेशनल वाटर, सांबा। एक मजबूत इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने और माहौलियाती निज़ाम की तख्लीक में शराकत की मुश्तरका कोशिश में रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड और स्विगी ने आज ट्रायल शुरू करने का ऐलान किया है, जिससे हिंदुस्तान के सबसे बड़े फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के डिलीवरी अमले में इलेक्ट्रिक व्हीकल की तैनाती में इजाफा होगा। शराकतदारी का मकसद बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने को फ़रोग़ देना है, बशमूल इलेक्ट्रिक 2 पहिया गाड़ियों के डिप्लॉयमेंट है, जिन्हें जियो बीपी के बैटरी स्वैप स्टेशनों के नेटवर्क और स्विगी के नेटवर्क डिलीवरी पार्टनर्स की मदद हासिल होगी। सनती शोबे के 2 सरकर्दा खिलाड़ियों के माबैन इस शराकतदारी का मकसद जदीद कारोबारी मॉडल्स के जरिए तरसील के बीड़े के लिए आसान और सस्ती टेक्नोलॉजी की ताकत को हम-आहंग करना है। RBML मुख्तलिफ जगहों पर जियो बीपी बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कायम करेगा, जिसमें स्विगी डिलीवरी शराकतदारों और बैटरी स्वैपिंग से मुतल्लिक नामजदगियों के अमले को तमाम ज़रूरी तकनीकी मदद और तरबियत फराहम करेगा। कोरोना के दूसरे दौर में मुल्क भर में ऑक्सीजन की किल्लत महसूस की जा रही थी। ऐसे में कई साहिब सरबत अफराद और कई तंजीमें आगे आईं और उन्होंने ज़रूरतमंदों को ऑक्सीजन की फराहमी कराई। दिल्ली के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने जुमेरात को दिल्ली हाई कोर्ट को ये मालूमात फराहम की कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन को दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में बगैर किसी गलत इरादे के ऑक्सीजन खरीदने और तकसीम करने वाले अच्छे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। दिल्ली हुकूमत की तरफ से पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट राहुल मेहरा ने कहा कि उन्होंने फैसला किया है कि उन समाजी तंजीमों, अफराद और गुरुद्वारों पर मुकदमा न चलाया जाए जो बगैर किसी गलत इरादे के ऑक्सीजन खरीद कर कोरोना के मरीजों में मुफ्त तकसीम कर रहे थे। मुल्क भर में कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 44,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामलों की तस्दीक हुई है। इसी दौरान 464 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 41,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाबी हुए हैं। मजमूई तौर पर मुल्क में 4 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना की वजह से फौत हो गए हैं। फिलहाल 4 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं।
राजस्थान इलेक्शन कमीशन ने 1.5 साल से जेर इल्तवा 12 अजला में से 6 अजला में इंतखाबात का ऐलान किया है। भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं। पहले मरहले के लिए पोलिंग 26 अगस्त को होगी, दूसरे मरहले के लिए 29 अगस्त और तीसरे मरहले के लिए 1 सितंबर को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 4 सितंबर को होगी। पोलिंग का वक्त सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रखा गया है। नोटिफिकेशन 11 अगस्त को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 16 अगस्त है। इस घोषणा के अनुसार इन जिलों में चुनाव 3 चरणों में होगा। 3 चरणों में प्रथम चरण के लिए चुनाव 26 अगस्त को होगा, दूसरे चरण के लिए चुनाव 29 अगस्त को होगा और तीसरे चरण के लिए चुनाव 1 सितंबर को होगा तथा मतगणना 4 सितंबर को करवाई जाएगी। 6 और 7 को जिला प्रमुख, प्रधान तथा 7 को उप प्रधान और उप प्रमुख के चुनाव करवाए जाएंगे। ये चुनाव कोविड की जो गाइडलाइन है भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है और उसी के अनुरूप राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी गाइडलाइन तैयार की गई है। मध्य प्रदेश में आए सैलाब को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच इल्जाम की सियासत जारी है। भोपाल हुजूर असेंबली हल्के से बीजेपी के रुकन असेंबली और साबिक प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने पूरे मुल्क में सैलाब और कहत साली के लिए कांग्रेस को मुर्दे इल्जाम ठहराया है। रामेश्वर शर्मा का कहना है कि साबिक आंजहानी वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के जरिए नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, लेकिन कांग्रेस की हुकूमतों के जरिए मौजूदा प्रोजेक्ट पर काम नहीं किए जाने से न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे मुल्क को सैलाब और कहत साली से दो चार होना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इल्जाम पर जवाबी हमला करते हुए अपने दागदार दामन को देखने का मशवरा दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया सेल के इंचार्ज ज्योति पटवारी का कहना है कि जब शिवराज सिंह और उनके वजीरों को काम की जरूरत थी तब सभी लोग बंद कमरों में मीटिंग, फोटो सेशन में मसरूफ थे। हुकूमत के जरिए वक्त पर काम किया गया होता तो इलाके में इतनी बड़ी तबाही नहीं आती। शिवराज हुकूमत में बदनवानी कितनी है इसे बताने के लिए सैलाब में बह जाने वाले 6 पुल देखे जा सकते हैं।